आज हम अपनी कहानी पिशाच सुंदरी का भाग 8 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब लौट कर पहुंचा तो 10 बज चुके थे। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत कठिनाई से घर पहुंचा और घर पहुंचकर मैंने अपनी दोनों पत्नियों को घबरा दिया। दरअसल मुझे उस समय 104 बुखार था। पत्नियों के अनुरोध को मैं टाल न सका। मुझे लेटना ही पड़ा और लेटते ही अचेत हो गया। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि इस दूसरे महायुद्ध के दौर में पेनिसिलिन कितना दुर्लभ था। पत्नियों ने डॉक्टर को बुलाया। चमनगढ़ के 36 केमिस्टों के यहाँ पेनिसिलिन खोजा गया, परंतु किसी के यहाँ भी नहीं मिला। महाराज के विशेष डॉक्टर के यहाँ से मेरे लिए पेनिसिलिन मंगवाया। तब कहीं 3 बजे मेरी चेतना टूटी। मुझे 100 बुखार उस समय भी था। जैसे ही स्थिति में मैंने महाराज के सेक्रेटरी को फ़ोन किया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। सेक्रेटरी ने उत्तर में कहा, महाराज अभी अभी सोकर उठे हैं। 4 बजे रेसिडेंस के साथ चाय पियेंगे। 4:30 बजे महाराज फूलबाग में टहलने जाएंगे, तभी मिलना उचित होगा। 5 बजे मुझे लगभग 150 बुखार था। यह शंका कम हो गई कि निमोनिया होगा। मैंने पत्नियों के विरोध के बावजूद जाने की तैयारी कर दी। अपने विभाग को जीप भेजने के लिए फ़ोन कर दिया और ठीक 5 बजे महल में जा पहुंचा। उस समय महाराज सैर के लिए जा रहे थे। मेरी दशा ताड़कर महाराज ने सैर का प्रोग्राम कृपया करके कैंसिल कर दिया और मुझे कक्ष में ले आए। मीठी झुटकी देते हुए महाराज बोले, बैठो भाई गोपाली, भला तबीयत खराब थी तो आने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने न सिर्फ सेवक को कॉफ़ी लाने का आदेश दिया बल्कि अपने डॉक्टर को बुलवा भेजा। अब कहो भाई, वे फिर बोले, आदेश था इसीलिए बैठना पड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बात किस प्रकार आरंभ करूं। यूं ही मैं बोला, श्री दरबार जी, सुना है कि घाटी का महल राज परिवार के किसी व्यक्ति ने बनवाया था। उस विषय में मैं वास्तविकता क्या है यह आपसे जानने आया हूँ। हाँ महाराज बोले, मेरे दादा 2 भाई थे, अर्थात घाटी का महल मेरे दादा के भाई ने बनवाया था। राज परिवार की इस संपत्ति को बेच क्यों दिया। महाराज ने मुस्कुराने की चेष्टा की, परंतु ऐसा प्रतीत हुआ था जैसे मुस्कान औपचारिक हो। इस प्रश्न से उनका चेहरा गंभीर हो गया। एक दुर्घटना के कारण मेरे रिश्ते के भाई उसे बेचने को मजबूर हुए। दरअसल उनके उत्तराधिकारी, जो मेरे चाचा लगते थे, उस महल में बहुत बुरी मौत मरे। उस मौत के पीछे जैसे षड्यंत्र था, आज तक नहीं जाना जा सका। वह एक भयंकर कहानी है। तुम ठहरे नई सदी के आदमी विश्वास नहीं कर सकोगे इस कहानी को। लेकिन चाचा के सुपुत्र, मेरे वह भाई जिन्होंने महल बेचा, प्रत्यक्षदर्शी हैं और मैं उनका विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो। यही बताने आया हूँ श्रीमान, परंतु यह कहानी क्या है सुनोगे। जी हाँ, विश्वास नहीं कर पाओगे। मेरे उन चाचा का नाम उदयवीर था। मुझे यह सत्य मानने में संकोच नहीं कि राजवंश के लोग उद्दंड भी होते हैं और स्वेच्छाचारी भी। उदयवीर सपरिवार उसमें रहते थे और वह 1 नंबर के पियक्कड़ और जालिम थे। उनके दुर्भाग्य से वहाँ बंजारों की एक टोली आकर ठहरी, बिल्कुल उनके महल के निकट। उस टोली में सुंदरी नाम की बंजारिन थी। मैं चौंका। क्या नाम बताया श्री दरबार जी। सुंदरी बंजारिन, 20-21 वर्ष की बहुत ही सुंदर युवती और नई नई ब्याही गई थी। उदयवीर की उस पर नज़र पड़ी। बस फिर क्या था, उसने अपने सेवकों से उस बंजारिन को दिन दहाड़े उठवा लिया। संयोग की बात थी कि उस समय बंजारा वहाँ नहीं था, परंतु उस बंजारे का पालतू भैंसा झोपड़ी में आगे बंधा हुआ था। ऐसा उदाहरण मैंने अपनी जिंदगी में एक ही सुना कि जब अपने मालिक की पत्नी का अपहरण होते देख भैंसे ने देखा तो काबू से बाहर हो गया। वह रास्ता तोड़कर अपने हुए मालिक की पत्नी को बचाने के लिए दौड़ा और उदयवीर के सेवकों की बंदूक का निशाना बना। इस प्रकार भैंसे ने मालिक की वफादारी और मालकिन की इज्जत बचाने में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसका मतलब यह हुआ कि उदयवीर के सेवक सुंदरी बंजारिन को महल में ले गए। हाँ, महल में तो ले गए, लेकिन वह अपने ढंग की एक हठीली औरत थी। कोई सुने तो विश्वास नहीं करे कि वह अकेली उदयवीर और उसके 20 सैनिकों के बीच अपनी इज्जत बचाने में सफल हुई। जब उसने देखा कि वह घिर गई है तो उसने महल की छत्र मंजिल से कूदकर जान दे दी। फिर उदयवीर को होश आया। उसने मृत भैंसे और बंजारिन की लाश को जंगल में डलवा दिया और चमनगढ़ से पुलिस बुलाकर बंजारों को स्टेट से बाहर निकलवा दिया। बंजारिन
कप के पति पर उसने चोरी का इल्ज़ाम लगवाकर जेल में डलवा दिया। लगभग 1.5 साल जेल काटने के बाद वह बंजारा जेल में मर गया। इतनी बात मेरे गद्दी पर बैठने से पहले हुई। उदयवीर के पुत्र ने मुझे युवराज अवस्था में ही सब कुछ बताया, परंतु कुछ भी कह सकने की स्थिति में नहीं था। बेचारे बंजारे पर क्या अन्याय बड़ा अन्याय हुआ। सो तो हुआ ही, इसके बाद अन्याय का प्रतिकार भी हुआ। हाँ, कम से कम उस दुर्घटना को मैं तो अन्याय का प्रतिकार ही कहूँगा। दुर्घटना तब हुई जब बंजारिन को मरे पूरे 2 वर्ष हो चुके थे। मेरे राज तिलक को कठिनता से 1 सप्ताह ही हुआ था। कुछ क्षण के लिए महाराज रुके। उनके चेहरे पर विषाद के चिन्ह उभर रहे थे। वह मर चुकी थी। एक रात जीवित अवस्था में अकेले महल में जा पहुँची। क्या कह रहे हैं श्री दरबार जी? मैं चौंका। वही कह रहा हूँ जो उदयवीर के पुत्र ने मुझे बताया। भरी गर्मियों के दिन थे। महल में जितने भी उदयवीर के परिवार वाले थे, सभी महल की ऊपरी वाली छत्र मंजिल में सो रहे थे। उसके सबके बीच पहुंचकर उस बंजारन ने, जो मरकर भी जिंदा थी, उदयवीर को जगाया और भयभीत उदयवीर को लेकर छत्र मंजिल से नीचे कूद पड़ी। देखने वालों ने देखा कि नीचे वही भैंसा खड़ा था जो 2 वर्ष पहले गोदी से मार दिया गया था। निश्चय ही ऊपर छत्र से गिरते ही उदयवीर मरणासन्न हो गए। मैंने देखा कि नीचे उस भैंसे ने उदयवीर की लाश को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया, हड्डी हड्डी बिखेर दी उसकी। उफ! मेरा दिमाग चकरा गया। अपने मस्तिष्क पर छाए भय को हटाते हुए मैंने पूछा, यह भी तो हो सकता है कि उदयवीर नींद में, घबराहट में दुर्घटना के शिकार हुए हों। रात थी, भला अंधेरे में उदयवीर के पुत्र ने कैसे पहचाना होगा कि यह वही बंजारिन है जो मर चुकी थी? यह शंका मुझे भी हुई थी, परंतु उदयवीर के पुत्र ने मुझे बताया कि जिस रात उसके पिता का वध किया गया, बंजारिन का शरीर चमक रहा था। मैं अपने मित्र और उसकी पत्नी के लिए चिंतित हो उठा। महाराज कह रहे थे, इस दुर्घटना के बाद उदयवीर का पुत्र कभी महल में नहीं गया। तुम आश्चर्य करोगे कि मेरे स्वर्गीय राज ज्योतिषी ने इस विषय पर विचित्र भविष्यवाणी की थी। आज वे जीवित नहीं हैं। अगर जीवित होते तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता। उन्होंने कहा था कि बंजारिन मरने के बाद पिशाच हो गई है। उसकी यह गणना थी कि चाहे लाख जतन हो, उस पिशाच को समाप्त नहीं किया जाएगा। वह पिशाचिनी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसका पति मर चुका है और उसका शत्रु उदयवीर है, परंतु योग ऐसा कि अब उसका पति भी चमनगढ़ में जन्म ले चुका है। पिशाचिनी उसे फिर से प्राप्त करेगी। महाराज, भयभीत सा खड़ा मैं, मुझे लगा जैसे मैंने बहुत देर कर दी हो। क्या बात है गोपाली, उठ क्यों गए? श्री दरबार जी, मैंने बड़ी देर कर दी। मुझे फौरन घाटी के महल में पहुंचना है। पागल हुए हो? महाराज ने कहा। गरम गरम कॉफ़ी तुम्हारे लिए मंगवाई है। तुम्हें अपने डॉक्टर से एग्जामिन करवाऊंगा। महाराज जी, क्या आप जानते हैं कि वह महल बिक चुका है? हाँ, अपने ही राज्य के बैंकर ने तो उसे लिया था। मैंने चाहा था कि वह ऐसा ना करे, आज्ञा तो मैंने उसे नहीं दी। महल में घटित कांड को मैंने उसे नहीं बताया। दरअसल उदयवीर का पुत्र, जो रिश्ते में मेरा भाई था, बम्बई की रेस में बहुत बुरी तरह तबाह हो गया था। उसे रुपयों की बहुत ज़रूरत थी और वह बैंकर को इसलिए उस महल की कौड़ियों की मोल बेचने के लिए तैयार हो गया। मैंने इशारे से बैंकर को इस सौदे के लिए मना किया था। मैंने उसे कहा था कि वह महल मनहूस है, परंतु उसने मेरी बात को मुस्कुराकर टाल दिया। विरोध मैं नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में रिश्ते के भाई को मुझे अधिक सहायता देनी पड़ती और उस समय रियासत में रेजिडेंट व जॉक्सन। तुम यकीन नहीं कर पाओगे कि उसने मेरे खर्चे पर ऐसा शिकंजा डाल रखा था कि कभी कभी तो मैं 5-10 हज़ार के लिए भी परेशान हो जाता था। अतः मैं बैंकर से स्पष्ट नहीं कह सका कि महल उसने खरीद लिया। आप उस बैंकर के लड़के को जानते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं जानता। कई बार इस महल में आकर मुझसे मिला है। एक धनी व्यक्ति है। इतने योग्य लड़के बहुत कम निकलते हैं। मेरा ख्याल है कि वह अपनी रियासत में इतिहास का सबसे बड़ा विद्वान है। मंत्री जी बात बता रहे थे कि उससे स्टेट की नौकरी के लिए बात चला रहे हैं। वह युवक मेरा दोस्त है महाराज, बड़ा अच्छा युवक है। वह नौजवान मुझे बहुत पसंद है, परंतु महाराज दुर्भाग्य से उसे घाटी के महल खींच कर ले गया। क्या?
इस वाक्य ने महाराज को चौंका दिया। वह अनायास ही उठकर खड़े हुए। हाँ महाराज, विगत सप्ताह वह घाटी के महल में ही रह रहा है। सोचता हूँ कि कहीं आपके राज ज्योतिषी की बात सच तो नहीं है। दिन बीतते गए। उदयवीर की मौत के बाद घाटी के जंगल में शिकार पर जाते रहे। ऊपर पहाड़ियों पर चरवाहे की भेड़ें चरती रहीं, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं घटी। क्या अचानक उसके द्वारा घाटी के महल में जाने का निर्णय राज ज्योतिषी की बात को सच साबित नहीं करता? महाराज उत्तेजित से उठे। यह तो गजब हुआ। तो क्या वह वही है? कल रात मैं भी वहीं था महाराज। महाराज ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजूबा हूँ देख रहे हो। सचमुच महाराज भयभीत होते। वह मेरे निकट आए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गोपाली, क्या तुम अपनी जान इतनी सस्ती समझते हो? दृष्टि झुक गई मेरी। दबे स्वर में मैंने कहा, श्री दरबार, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि अनायास ही रात में पहुंचकर मैं यहाँ प्रकृति के अद्भुत चमत्कार देखूंगा। महाराज, मैंने वहाँ उस बंजारिन को मानव का तो नहीं, पशु का खून भी पीते देखा है। शायद वह मेरा खून भी पी जाती। गोपाली पद मर्यादा भूलकर चीख पड़े मारा। हाँ महाराज। मैंने आदरपूर्वक महाराज का हाथ थामकर उन्हें उसी कुर्सी पर बैठा दिया। मेरा विचार प्रेत पिशाचों में नहीं था। मैं तो उस पिशाचनी से झगड़ बैठा था। शायद मैं लौटता ही नहीं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वह पिशाचनी मेरे मित्र के अनुरोध मानकर शांत हो गई, और उसी कारण आप मुझे जिंदा देख रहे हैं। मैंने असमय ही आकर इसलिए आपको कष्ट दिया। मित्र की पत्नी का अनुरोध है कि मैं जैसे भी हो अपने मित्र को वहां से चमनगढ़ ले आऊं। मैंने उससे वायदा किया है श्री दरबार जी, लेकिन कैसी विडंबना है कि चमनगढ़ लौटा तो बुखार के कारण कई घंटे उठ भी ना सका। महाराज, वह मेरा मित्र है। मैं उसे पिशाचनी के हाथों से बचाना चाहता हूँ। तभी मुझे रुक जाना पड़ा। महाराज का एक सेवक कॉफ़ी लेकर आ गया। उसने कॉफ़ी बनाकर पिलाई भी। दो चिंताएं मुझे भी खाए जा रही हैं। एक तो यह कि प्रत्येक पल दिन डूबता जा रहा है। दूसरा, मेरे लिए बैठना असह्य हो गया। परंतु देर होती गई। अभी हम लोग कॉफ़ी पीकर निपटे भी ना थे कि महाराज के निजी डॉक्टर मिस्टर हार्वर्ड आ गए। स्वभाव से बड़े स्नेही व्यक्ति थे। उन्होंने लगभग 15 मिनट लगाकर मेरी शारीरिक परीक्षा की। एक पेनिसिलिन का इंजेक्शन और दिया। बुखार 102 से 3 पॉइंट अधिक बढ़ गया, परंतु मिस्टर हार्वर्ड ने बताया कि बुखार चिंताजनक नहीं है। उम्मीद है कि सुबह तक तबीयत ठीक हो जाएगी। दिन छिपता जा रहा था। साथ ही मैं अपने मित्र की कुशलता के लिए अधिक व्याकुल हो उठा। मुझे इंजेक्शन देने के बाद महाराज के अनुरोध पर डॉक्टर हार्वर्ड ने कॉफ़ी पीना बैठ गए। मजबूरन मैंने डॉक्टर के सामने ही बात छेड़ी। तो महाराज, अब तो आप जान ही गए होंगे मैंने आपको क्यों कष्ट दिया। महाराज मेरे प्रश्न पर कुछ क्षण मौन विचार करते रहे, फिर बोले, गोपाली, फिलहाल तुम घर लौट जाओ। मिस्टर हार्वर्ड के विश्वास गलत नहीं होते। सुबह तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर सुबह इस विचार पर सोचेंगे। श्री दरबार जी, मैंने आशंका से कहा, रात का तो एक एक पल विनाश का सूचक है। अगर रात में कुछ नहीं किया गया तो शायद सुबह तक कोई अनिष्ट ही हो जाए। गंभीर स्वर में महाराज बोले, परंतु रात में कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर कुछ करना ही है तो रात में ही करना होगा श्री दरबार जी। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मुझे सशस्त्र पुलिस की एक गारद मिल जाए। मैं जबरन उसको चमनगढ़ ले जाऊंगा। परंतु रात में? महाराज ने वास्तविक शंका प्रकट। गोपाली, मित्रों के लिए चिंता होनी स्वाभाविक है, लेकिन एक जान के लिए इतनी जानों की बाजी लगाना कहाँ की अक्लमंदी है। तुम्हारी स्वयं की दशा क्या है यह तुम जानते हो। माना कि तुम्हारा मित्र है, तुम अपनी जान की बाजी लगा दोगे, यह भी जानता हूँ, परंतु पुलिस तुम्हारी सहायता कर सकेगी इस बात का मुझे विश्वास नहीं है। कारण स्पष्ट है, पुलिस के सिपाही पिशाच सुंदरी के चमत्कारों के सम्मुख नहीं ठहर सकेंगे। शायद मैं वहाँ से निराश ही लौटता, लेकिन सहायक हुए डॉक्टर हार्वर्ड वह पूछ बैठा, क्या मामला है। महाराज ने जब उन्हें सारी बातें बताईं तो वह खूब हंसी। वह बिल्कुल भी उन बातों पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने कहा, महाराज, मैं साबित करूंगा कि यह सब अंधविश्वास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। गोपाली वैसे ही बीमार हुए, ना चाहते हुए उनके साथ गोपाली वैसे भी बीमार हैं, यह चाहते हैं कि उनके साथ जाऊं। रही आपकी पुलिस की बात, छोड़िए उसे। मैं छावनी के कर्नल हडसन को फ़ोन करता हूं। वह एक लॉरी गोरे फौजियों की लेकर आ जाएंगे। जिप्सी हो गई डॉक्टर
हार्वर्ड को। कर्नल हडसन उनके मित्र थे। उन्होंने कर्नल को फ़ोन करके परिस्थिति बता दी। 3 बजे रात को गोरे सैनिकों के सहित कर्नल हडसन वहां आ पहुंचे। इस समय हार्वर्ड डॉक्टर न होकर अंधविश्वास के विरुद्ध अभियान का नेता था। यह मानते हुए कि डॉक्टरी नियमों के विरुद्ध है, उन्होंने मुझे एस्पिरिन की गोलियां भी खिला दी थी। महाराज मुझे और डॉक्टर हार्वर्ड को विदा करके उस स्थान तक आए जहां कर्नल हडसन की लॉरी खड़ी थी। महल में उन्होंने मुझे ओवरकोट पहनने के लिए दे दिया। मैं और डॉक्टर जीप में बैठने लगे तो सचमुच हम दोनों को देखकर महाराज की आंखें झनझना उठी। पहले उन्होंने डॉक्टर हार्वर्ड को गले लगाया और फिर मुझे गले लगाते हुए बोले, गोपाली, यह रात बहुत बुरी गुजरेगी। कर्नल हडसन और उसके फौजियों की तो मुझे चिंता नहीं, परंतु डॉक्टर और तुम एक प्रकार से मेरे परिवार हो। तुम्हारी चिंता के कारण शायद रात में नींद भी नहीं आ सकेगी। एस्पिरिन और पेनिसिलिन के असर से अब कुछ बुखार हल्का अनुभव हो रहा था। मैंने महाराज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहा, श्री दरबार जी, अगर प्रेत और पिशाच वास्तविकता का ही रूप है तब भी चिंता की आवश्यकता नहीं। राज्य और राजा के अधिक शक्तिशाली पिशाच नहीं हो सकता। आप वहाँ नहीं होंगे, परंतु हुक्म आपका है, छत्र छाया आपकी है, हम सब सकुशल लौटेंगे। मैं और हार्वर्ड जैसे ही जीप में बैठे तो आकाश में जोर से बादल गरजने लगे, परंतु अब आकाश काले मेघों से घिरा हुआ था। डॉक्टर हार्वर्ड ने कहा, संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है मनुष्य। मनुष्य प्रकृति का विजेता है। हम सब मिलकर इस रहस्य का पर्दा उठा देंगे और यह मानव समाज की एक और भारी विजय होगी। प्रगट में डॉक्टर की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी बात साहस को बल देने वाली थी। सदा ही मानव प्रकृति के रहस्यों को उलझता आया है, फिर भी रहस्य समाप्त नहीं हो सके। आगे हमारी जीप, पीछे कर्नल की लॉरी मध्यम गति से आगे बढ़ रही थी, जबकि हमें देर हो चुकी थी, बहुत देर। अब तक हमने कहानी का भाग 7-8 सुन लिया है। आगे की कहानी अगले भाग में। ओके, बाय, टेक केयर।